मैं हूँ एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कॉन्सेप्ट्स एंड बायोलॉजी का चैनल। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम सेकंड फेज पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस हम तकरीबन एंड को लगा चुके हैं और इंशाल्लाह आज जो हमारे पास लेक्चर होगा वो फोटोसिंथेसिस का लास्ट लेक्चर होगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। जैसे हमारे पास जी स्कीम या जो फेज 1 था हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, वो इम्पोर्टेंट था और उसमें बरमार कॉन्सेप्ट्स थे। ऐसे ही एमडी कैट के हवाले से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, इवन एमडी कैट और ईटा के और नीट के टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा। और वो टॉपिक क्या है? सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, या इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं डार्क रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस जैसे कि आपने पिछला लेक्चर पढ़ा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, वो क्या थे? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होंगे जो कि लाइट इंडिपेंडेंट होंगे। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, दूसरा नाम इसका क्या हुआ? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस होंगे, जितने भी मेटाबॉलिक सीरीज ऑफ पाथवेज होंगे, जितने भी हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, उसमें लाइट डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व। नो लाइट इज इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि ये वही प्रोडक्ट्स यूज करेगा अपने लिए जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स थे। तो यहाँ पे इन्वॉल्व जो है लाइट, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इसकी वजह से इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस बोलते हैं। इसकी वजह से वो क्या बोलते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। एक बात ये होगी। फिर उसके बाद एक बात और याद रखना, इसके पास जो रिएक्टेंट्स है, जो ये यूज करेगा, जो चीजें ये यूज करने वाला है, ये तो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में कहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन बना, हमारे पास एटीपी बनी, हमारे पास NADPH बना, ठीक है। वहां पे यहाँ पे मेन चीज हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनेगी डार्क रिएक्शंस में। वो क्या कहाँ बनेगी? डार्क रिएक्शंस में बनेगी। कैसे बनेगी वो हम बाद में सोचेंगे, बाद में इसको देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है समझने के लिए कि इस पे बनेगी कार्बोहाइड्रेट्स। सो carbohydrates are formed in dark reactions। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कहाँ पे बनेंगे? डार्क रिएक्शंस में बनेंगे। फिर जो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स है जैसे कि NADPH, ATP, वो क्या होते हैं? आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शंस। एक बात ये याद रखना, ठीक है। डार्क रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डार्क रिएक्शन में बनते हैं। NADPH और ATP जो कि प्रोडक्ट है किसने बनाए थे? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थे। वो NADPH और ATP अब यूज होंगे डार्क रिएक्शंस में। किसमें? डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। और किस काम के लिए यूज होंगे ये भी याद रखना। NADPH एंड ATP are used to reduce what? मतलब ये रिड्यूस करने के लिए यूज होंगे ATP और NADPH दोनों। लेकिन किस चीज को रिड्यूस करने के लिए यूज होंगे? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मतलब यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर होगी डार्क रिएक्शंस के लिए? 3 चीजें, NADPH, ATP और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिल रही है? प्लांट को एयर से मिलती है, या प्लांट को कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलती है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल सकती है। सिंपल CO2 एयर से वो ले सकते हैं जो 0.04% हो या 0.03 to 0.04% है। हवा में, एटमॉस्फेयर में CO2 है, वो उसी रॉ CO2 को यूज कर लेते हैं, उसको रिड्यूस कर लेते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो NADPH और ATP जो है वो यूज होते हैं टू रिड्यूस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये मैं जनरल बता रहा हूं। अभी हमने इसके उसमें जाना है, मतलब बिल्कुल बीच में जाना है, इसमें फुल कॉन्सेप्चुअल इसको समझना है। अभी सिर्फ तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो डार्क रिएक्शंस है वो क्या है। थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का हमने कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया था कि वहां पे ATP और NADPH बनेंगे।
कैसे बनेंगे वो हमने बाद में देखा। इसी तरह यहाँ पर ये देखना कि कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, कैसे बनेंगे, किन चीजों से मिलकर बनेंगे, वो हमने बाद में देखना है। बस हमें पता होना चाहिए कि NADPH और ATP यूज हो रहा है, CO2 को रिड्यूस कर रहा है और वो CO2 कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शंस। इनको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शंस। अब ये जो डार्क रिएक्शंस हैं, ये जो डार्क रिएक्शंस है, इसमें ये CO2 किन किन मराहल से गुजरता है, किन किन स्टेप से गुजरता है, इस CO2 के साथ क्या होता है, ये CO2 कैसे इंटरप्रेट कर जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, मतलब एक इनऑर्गेनिक चीज एक ऑर्गेनिक चीज में कन्वर्ट हो रही है। ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। एक इनऑर्गेनिक चीज को ऑर्गेनिक चीज बनाई जा रही है। एक रॉ मटेरियल जो है, एक बेकार चीज है, वो CO2 जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। तो वो कैसे कन्वर्ट हो रही है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इस चीज को समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो CO2 है, अब नॉर्मल CO2 जो में कार्बन होते हैं वो 12 होता है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। लेकिन अगर तुम लोगों को याद हो तो इसका एक आइसोटोपिक फॉर्म भी होता है C14। क्या होता है, कार्बन रेडियो डेटिंग में जिसमें यूज होता है, तो C14 जो है वो इसका आइसोटोपिक फॉर्म है कार्बन का। तो हमने ये जो CO2 है उसमें C12 की जगह क्या यूज किया, C14O2 वाला, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन था वो रेडियोएक्टिव था, वो क्या था, रेडियोएक्टिव। तो इस CO2 की जगह, नॉर्मल CO2 की जगह हमने फोटोसिंथेसिस में क्या करवा दिया, C14 वाला जो O2 था, CO2 था, कौन सा आइसोटोपिक फॉर्म है C14 हमने यूज की। तो फिर ये C14 कौन कौन से प्रोडक्ट में जाहिर हुआ, कौन कौन से प्रोडक्ट में अपीयर हुआ, इसके साथ हुआ क्या, ये पूरा एक साइकिल जो है ना वो डिस्कवर की, कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, कहां से क्या गया। वो जो साइकिल है, ये जो सारा काम है, उस साइकिल को बोलते हैं केल्विन साइकिल। कि ये CO2 जो है ये कैसे कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में और दोबारा से फिर ये साइकिल पूरा कैसे चलता है, इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया, वो हमारे पास मेल्विन केल्विन और उसके यार दोस्त थे। मेल्विन केल्विन और उनके यार दोस्त थे जिन्होंने ये काम जो है ना वो आइडेंटिफाई किया था। ये तकरीबन 1947 से 56 के दरमियान ये काम हो गया था। ठीक है, मेल्विन केल्विन थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये स्टूडेंट थे उस टाइम, मतलब काम कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले ये जो CO2 यूज किया था रेडियोएक्टिव, और यूज करने के बाद उन्होंने पूरा ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शंस में, ये सारा उन्होंने डिस्कवर किया था। इसकी वजह से इस साइकिल को क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। और इस केल्विन साइकिल की वजह से इस केल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। MCQ के लिए याद रखना, किसमें 1961 में नोबेल प्राइज दिया गया था मेल्विन केल्विन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ या फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ केल्विन साइकिल और द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्व इन द डार्क रिएक्शंस। तो उस काम के लिए इनको 1961 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ये तो हमारे पास हो गए डार्क रिएक्शंस, और इसमें जो मेन चीज है हमारे पास वो है केल्विन साइकिल। क्या है, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल ही हमारे पास डार्क रिएक्शन है कि कैसे हमारे पास जो CO2 है वो कन्वर्ट होता है एक कार्बोहाइड्रेट में। तो वो जो सारा साइकिल चलता है उसको कहते हैं केल्विन साइकिल। उसको क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। तो वो केल्विन साइकिल अभी हमने समझना है। केल्विन साइकिल बच्चों के लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन वो इसका रट्टा इजीली लगा लेते हैं। वो जो पिछला होता है हमारे पास था कौन सा, जी स्कीम वाला, वो थोड़ा मुश्किल था, उसका रट्टा भी सही से नहीं लगता, उसमें कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा थे। कॉन्सेप्ट इसमें भी ज्यादा है, याद रखना, कॉन्सेप्ट इसमें भी ज्यादा है, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों केल्विन साइकिल का जो रट्टा है वो इजीली लगा लेते हैं, हालांकि इसके रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे कि जो हमारे पास CO2 है उसके साथ होता क्या है। तो अब गौर से समझना है, अब बातों को गौर से समझने। अभी तक तो हम जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, अभी हमने चीजों को समझना है गौर से, क्योंकि केल्विन साइकिल समझ आ गए तो समझ जाओ कि तुम लोगों की फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। क्योंकि दो फेजेस थे, एक जी स्कीम और एक केल्विन साइकिल, यही दो तो होते हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस के मेन पॉइंट्स। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कभी ये दोनों एग्जाम में आ जाते हैं, कभी इनमें से कोई एक एग्जाम में आ जाता है, तो कोई ना कोई तो आ ही जाता है। इस चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा। तो उसमें से एक यूं समझो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन है वो आज तुम लोग सेट करने जा रहे हो अपने लिए। ठीक हो गया, तो गौर से समझना है हमने किस चीज को, केल्विन साइकिल को। ठीक है, पहले हम केल्विन साइकिल को समझेंगे, फिर उसके बाद उसकी करेंगे एनालिसिस, उसमें जो कॉन्सेप्ट छुपे हैं वो अब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो बुक्स को अभी बंद करो, अभी आप इसी चीजों को समझो।
किसको समझो? चीजों को समझो। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल। क्या पढ़ेंगे आज हम? केल्विन, एक साइकिल होगा जिसको हम कहेंगे केल्विन साइकिल, वो पढ़ेंगे। ये जो केल्विन साइकिल है ना, इसके 3 फेजेस है। इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। कितने स्टेजेस में? 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से 3 स्टेजेस हैं? एक हमारे पास होगी CO2 फिक्सेशन। क्या होगी? CO2 फिक्सेशन। मतलब ये जो CO2 है वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे आएगा? ये जो CO2 है ये इस पूरे जो कंपाउंड्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर घुसेगा कैसा, इंटरप्रेट कैसे करेगा, फिक्स कैसे होगा, खुद को वहां पे एडजस्ट कैसे करेगा। तो इस वो पूरे स्टेज को बोलेंगे CO2 फिक्सेशन। सबसे पहले होगी CO2 फिक्सेशन। फिक्सेशन के बाद फिर अगला स्टेज आएगा हमारे पास रिडक्शन का। क्या होगा? रिडक्शन। दूसरा स्टेज क्या है हमारे पास केल्विन साइकिल में? रिडक्शन है। और तीसरा स्टेज हमारे पास है रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन किस चीज की? रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर की। बाद में देखेंगे कि क्या चीज है। ठीक है, तो केल्विन साइकिल को जब हमने स्टार्ट करना है, केल्विन साइकिल के 3 स्टेजेस हैं। पहले होगी CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन हो गई, उसके बाद होगी रिडक्शन। रिडक्शन के बाद होगी रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद फिर CO2 फिक्सेशन। और ये एक साइकिल है जो कि चलता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, इनमें कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लेवल पे। वैसे ये वाला जो है ये बड़ा दिमाग खराब करने वाला कॉन्सेप्ट है। रीजनरेशन ऑफ CO2 जो एक्सेप्टर है, ये हमारे पास RUBP की जो रीजनरेशन होती है, हायर लेवल पे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आप लोगों के लेवल पे ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो ये भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई चीज मैंने सही से समझाई नहीं है, बस बताया गया है कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। कैसे होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज है वो आज हम करने जा रहे हैं, आज मतलब अभी करने जा रहे हैं। और वो क्या है? CO2 की फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब ये जो CO2 है इसने अभी इन्वॉल्व होना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब कैसे इन्वॉल्व होगा उसके लिए समझो की सब्सटेंस जो हमारे पास CO2 फिक्सेशन में है, मेन जो सब्सटेंस है CO2 फिक्सेशन में, जहां से ये केल्विन साइकिल स्टार्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है RUBP। क्या नाम है उसका? RUBP। की सब्सटेंस क्या है हमारे पास? RUBP। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, ये जो हमारे पास जितना भी केल्विन साइकिल होगा वो होगा हमारे पास स्ट्रोमा में। बाद में इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, अभी यहाँ पे समझो की सब्सटेंस यहाँ पे क्या है? RUBP। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है जो कि स्ट्रोमा के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो जब ये जो RUBP है ये हम कार्ब करेगा CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ। हम RUBP को पूरा नाम लिख लेते हैं। जो RUBP है उसका नाम है, RU का मतलब है राइबुलोज। क्या नाम है? राइबुलोज। RU का मतलब क्या होगा? राइबुलोज। और B का मतलब बिस, P का मतलब फास्फेट, राइबुलोज बिसफास्फेट। ठीक है, ये चीज तुम लोगों की बुक में लिखी हुई है, राइबुलोज बिसफास्फेट। द की सब्सटेंस इन द केल्विन साइकिल फॉर द फिक्सेशन ऑफ CO2 दैट इज राइबुलोज बिसफास्फेट। राइबुलोज बिसफास्फेट का स्ट्रक्चर हमने देखना है, बुक में कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया गया, लेकिन अगर केल्विन साइकिल को समझना है तो स्ट्रक्चर को समझो। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर के मुताबिक उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। याद करना उन स्ट्रक्चर को तुम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, याद जो करोगे उसके सिर्फ नाम याद करो, लेकिन स्ट्रक्चर जब जहन में होगा तो उस चीज को समझना इजी होगा कि असल में ये काम ऐसे हो क्यों, कैसे रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो की सब्सटेंस है वो राइबोलोज बिसफास्फेट है कि इस स्ट्रोमा के अंदर कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, वो होता है राइबोलोज बिसफास्फेट। एक ये हो गया, ये जो राइबोलोज बिसफास्फेट है ये CO2 के साथ होगा कंबाइन। CO2 के साथ क्या होगा? कंबाइन होगा। और इनको कंबाइन करने वाले, इनको कार्बोक्सिलेज करने वाले, इनकी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम होता है रुबिस्को। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? रुबिस्को। इस चीज को याद रखना। जो कंपाउंड है वो राइबोलोज बिसफास्फेट है, ठीक है, और जो एंजाइम यूज होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? रुबिस्को। रुबिस्को का मतलब क्या होगा? राइबोलोज, क्या होगा? राइबोलोज बिसफास्फेट, बिसफास्फेट मतलब ये सारा। उसके बाद C का मतलब कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज,
और O का मतलब ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये एंजाइम का पूरा नाम है, इन शॉर्ट इसको कहते हैं रुबिस्को। एक ये वाला एंजाइम इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट से तो पता चल गया, कार्बोक्सिलेज का मतलब यही है कि हमारे पास CO2 को इसके साथ जोड़ेगा। ऑक्सीजनेज का क्या मतलब है, इसको हम देखेंगे जब हम फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, जो थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो पढ़ेंगे, तो वहां पे इसकी ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने इसकी देखनी है कैल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी। कौन सी वाली एक्टिविटी? कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी। समझ आ गई? तो दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि एक मॉलिक्यूल है, और एक हमारे पास है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो जिसको इन शॉर्ट रुबिस्को कहते हैं, जो कि एक एंजाइम है जो कि यहाँ पे इन रिएक्शन को स्पीड अप भी करेगा और इनको हेल्प भी करेगा। तो ये दो चीजें समझ आ गई। अब हमने स्ट्रक्चर वाइज देखना है। क्या देखना है? स्ट्रक्चर वाइज। हमने क्या कहा कि ये जो हमारे पास फिक्सेशन है वो शुरू होती है किससे? यहां से हम शुरू करेंगे राइबोलोज RUBP से। इसको बुक में फिर तुम लोग पूरा देख लेना, यहाँ पे मैं चलो लिख लेता हूँ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। यहां से शुरू होती है फिल्म, यहां से कैल्विन साइकिल की मूवी होती है शुरू। सबसे पहले हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट अपीयर हो जाता है। इसके अपीयरेंस की वजह से ये ऐसे चल रहा होगा, ये साइकिल देखो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये साइकिल ऐसे चलेगा। बाहर से हमारे पास आएगा CO2। क्या आएगा? CO2 आएगा। तो ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलने वाले हैं। मिलने वाले हैं कैसे? मिलने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। कौन सी एंजाइम के हेल्प से? रुबिस्को एंजाइम। ये चीज यहां तक, ये बुक, इसको हम साथ साथ देखेंगे। अब यहाँ पे आके देखो, सबसे पहले अब हमने रुबिस्को को, RUBP को जो है ना उसको एक्सप्लोर करना है। किसको करना है? RUBP। RUBP मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट। नाम से देखो, मैंने कहा था ना बायो में ये एक चीज बड़ी मजे की लगती है कि नाम से उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो पहले क्या है? राइबोलोज, क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट। तो अब इसी नाम के मुताबिक हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे। राइबोलोज क्या है? राइबोलोज हमने का देखा जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे मोनोसैकेराइड्स थे, मोनोसैकेराइड हेक्सोसिस थे। हेक्सोसिस के अंदर दो तरह के मोनोसैकेराइड्स थे। एक हमारे पास हेक्सोसिस कह रहा हूं, मोनोसैकेराइड से उसकी जो टाइप्स थी वो क्या थी? ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, ऐसा ही था। फिर हमने कहा कि मोनोसैकेराइड की दो टाइप्स हो सकती है, एक और बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। वो क्या थी? एल्डो ग्रुप और कीटो ग्रुप। तो जब पेंटोसिस की हम बात कर रहे थे तो वहां पे हमने कहा था कि राइबोज है, 5 कार्बन वाला क्या है? राइबोज। और कीटोज की फॉर्म में, कीटोन की फॉर्म में वो राइबोज 5 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? राइबोलोज। क्या हो जाएगा? राइबोलोज। तो राइबोलोज से ना पता चल गया कि ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर है। क्या है? 5 कार्बन शुगर है, और वो भी कौन सी वाली? कीटो ग्रुप से। किस ग्रुप से? कीटो ग्रुप से। अब जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर नहीं देखा, या जो मोनोसैकेराइड वाला लेक्चर है वो नहीं पढ़ा, उनको तो इन चीजों की सही समझ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इस चीज पे यहाँ पे ध्यान रखो। अभी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि पहले वो सीखो, यहाँ पे ध्यान रखो क्योंकि हम सारे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, हो सके तुम लोगों को समझ भी आ जाए साथ। राइबोलोज है तो 5 कार्बन वाला शुगर है। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड है और कीटो ग्रुप से इसका बिलोंग है। कीटो ग्रुप का मतलब क्या होगा? उसमें कीटोनिक ग्रुप होगा जो कि कभी भी सिरे पे नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने ड्रा करना है 5 कार्बन। क्या ड्रा करने हैं? 5 कार्बन। 1 2 3 4 और 5 कार्बन ड्रा कर लिए। ठीक है, अब ये शुगर होगा, और वो भी कौन सा? कीटो ग्रुप का। कौन सा? कीटो ग्रुप का। तो कीटो ग्रुप का है तो डबल बॉन्ड होगा इस कार्बन पे, मतलब यहाँ ये जो हमारे पास कीटो ग्रुप है उसमें ये कार्बन, जो कार्बोनाइल कार्बन है, वो मस्ट बी अटैच विद 2 अदर कार्बन, तब वो कीटो ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड। उसके बाद देखो राइबोलोज ये हो गया, उसके बाद ये OH है, ये OH है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये H2OH है और ये H2OH है। ये हमारे पास सिंपल क्या है? एक राइबोलोज है। अब इस राइबोलोज को देखें, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला हो गया। OH अवेलेबल है तो हमारे पास ये मोनोसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को पूरी कर रहा है। उसके बाद राइबोलोज है तो फ्रुक्टो ग्रुप से होगा, कीटो ग्रुप से होगा, और कीटो ग्रुप है तो यहाँ पे जो सेकंड कार्बन होगा वो कार्बोनाइल कार्बन होगा। ये हमारे पास का हो गया राइबोलोज। अब हमने राइबोलोज नहीं था ड्रा करना, हमने राइबोलोज बिसफॉस्फेट ड्रा करना है। बिस का मतलब क्या है? 2। बिस का मतलब क्या है? 2। फॉस्फेट का मतलब ये जो ग्रुप है, मैंने कहा था ना 8 का मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये वाला जो ग्रुप है PO3 2 नेगेटिव,
ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो हम ने इस फास्फेट ग्रुप के दो फास्फेट ग्रुप अटैच करने इस राइबोलोज के साथ। किसके साथ? राइबोलोज के साथ। अब ये जो राइबोलोज है उसमें वो फास्फेट ग्रुप कहां अटैच होंगे? तो अगर हम बुक में गौर से देखें तो राइबोलोज बेस फास्फेट के साथ एक और हिंट दिया गया है और वो क्या है? 13। क्या है? 15 RUBP। मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट अटैच है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट अटैच है। तो अटैच कैसे होंगे? ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे फास्फेट अटैच करने। फास्फेट अटैच करने का तरीका क्या है? हमारे पास ये OH रिमूव कर दो और इसकी जगह ये OPO3 2 नेगेटिव जो फास्फेट ग्रुप को अटैच कर दो। OPO3 2 नेगेटिव। एक हमारे पास ये फास्फेट ग्रुप हो गया। एक हमारे पास पांचवें कार्बन पे लगेगा तो OPO3 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे पहले कार्बन पे भी और पांचवें कार्बन पर भी क्या लग गया? फास्फेट ग्रुप लग गया। फास्फेट के टोटल कितने ग्रुप हुए? 2 ग्रुप हुए। तो हमारे पास ये बिस फास्फेट हो गया। और कौन से वाला? राइबोलोज। तो हमने राइबोलोज बिस फास्फेट का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। क्या है वो? ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें 5 कार्बन है और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे क्या लगे हुए? फास्फेट के ग्रुप अटैच है। हो गया? यहां तक समझ आ गई? तो ये हमारे पास कितने कार्बन वाला है? 5 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला है इसमें? राइबोलोज बिस फास्फेट कितने कार्बन वाला होता है? 5 कार्बन वाला। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये हमारे पास 5C है। ये क्या है? 5C। 5C का मतलब ये 5 कार्बन वाला 5 कार्बन वाला है। अब मैंने कहा कि ये CO2 और जो राइबोलोज बिस फास्फेट है वो दोनों अब इसके साथ दरमियान रिएक्शन होंगे, लेकिन वो रिएक्शन किसके थ्रू होंगे? रुबिस्को के थ्रू होंगे। किसके थ्रू? रुबिस्को। रुबिस्को क्या है? रुबिस्को एक एंजाइम है। रुबिस्को क्या है? रुबिस्को एक एंजाइम है। तो सबसे पहले इस राइबोलोज बिस फास्फेट पे एक्ट करेगा रुबिस्को। सबसे पहले इस किस पे? हमारे पास ये जो राइबोलोज बिस फास्फेट है इस पे एक्ट करेगा एक एंजाइम। कौन सा वाला एंजाइम? रुबिस्को का एंजाइम। तो चले देखते हैं रुबिस्को का एंजाइम इस पे कैसे एक्ट करता है। मैं इसको यहां से ये मिटा रहा हूं। बिलफर्ज ये हमारे पास एक एंजाइम था। कौन सा? रुबिस्को वाला। इसको मैं बी लिख देता हूं। सिंपल सिंपल। ये कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को एंजाइम है। ये रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा? देखो यहाँ पर ये इसको वैलेंसी पूरी रखना। ठीक है। अब ये प्रॉपर राइबोलोज बिस फास्फेट है क्योंकि अब इस कार्बन के चारों वो पूरे हैं वैलेंसी। तो 2 हाइड्रोजन इधर लगेंगे। तो क्या होगा? ये जो एंजाइम है, जो रुबिस्को एंजाइम है, वो कार्बन नंबर 3 से जो हाइड्रोजन है इसको ले लेगा, इसको उखाड़ लेगा। क्या कर लेगा? उखाड़ लेगा। तो ये बांड हमारे पास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये बांड टूटेगा तो ये वाला बांड ऑटोमेटिकली शिफ्ट कहां होगा? यहां पे। ठीक है। इस एंजाइम ने हमारे पास ये जो कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोजन था वो ले लिया। तो उसके लेने की वजह से ये जो बांड है वो शिफ्ट हो गया कहां पे? कहां पे शिफ्ट हो गया? इस वाले कार्बन के पास। कहां पे शिफ्ट हो गया? इस वाले कार्बन के पास। तो इस कार्बन के पास शिफ्ट होने के बाद आप देखो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इस कार्बन वाले यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, देखो केमिस्ट्री का रूल है कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन पर कैसे बना सकते हैं? या तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा या इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होता है जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मतलब इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसकी वजह से ये हमारे पास शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है। ये जो ऑक्सीजन का एक जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे। तो इस शिफ्टिंग की वजह से देखो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इस शिफ्टिंग की वजह से किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा? इसकी वजह से बनेगा देखो फिर से 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। पहले पे वही CH2O PO3 2 नेगेटिव ये आ गया। अब ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड था लेकिन उसने एक जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होकर नेगेटिव के फॉर्म में आ गया। ये हो गया। उसके बाद ये H रिमूव हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे OH इसी तरह OH CH2OH और ये हमारे पास है H। ये बन गया 5 कार्बन वाला कंपाउंड। कौन से वाला? 5 कार्बन वाला। लेकिन ये अभी अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल है। इस एंजाइम ने चेंजिंग की इसके स्ट्रक्चर में, किसके? राइबोलोज बिस फास्फेट के स्ट्रक्चर में चेंजिंग कर दी। चेंजिंग करने की वजह से क्या होगा कि अब हमारे पास ये चेंजिंग तो हो गई, ये वाली चेंजिंग। अब दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि अब वही रुबिस्को जो है वो CO2 को पास लाएगा। किसको पास लाएगा? CO2 को। CO2 को पास लाएगा। तो याद रखना जो CO2 है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे
सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। वीबीआर जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वीबीटी, उसमें तो लोगों ने इस चीज को गौर से पढ़ लिया होगा केमिस्ट्री में। तो ये हमारे पास क्या है, CO2 है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो यही एंजाइम जो है उस CO2 को पास ले आता है, ठीक है। किसको पास ले आता है, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इसके साथ ये आ जाता है, मतलब इससे ये बन गया। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास इसकी करीब आने की वजह से और उस एंजाइम की वजह से, एक बात और याद रखना, इसको सिर्फ समझने की खातिर समझना है, ठीक है। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, सिर्फ समझो। पहले ये हुआ कार्बन फिक्सेशन, आगे ने समझ कि ये CO2 जो है इसके अंदर कैसे आएगा, उसके बाद सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये CO2 है, ये वाला जो हमारे पास बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया इस ऑक्सीजन पे, और ये वाला जो बॉन्ड है जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसकी जगह बन जाएगी ना, तो इसको फिलअप करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा। उधर शिफ्टिंग की वजह से क्या है कि हमारे पास ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये जो O और H के दरमियान बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया इधर, और ये जो H है वो शिफ्ट होगा इधर। सही हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड उधर चला गया, ये जो बॉन्ड है वो इधर आ गया, और ये H वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आ गया। समझ आ गई। तो यहाँ पे आने की वजह से अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बना रहा हूं मैं, इसके आने की वजह से क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन ये हो गए। पहले कार्बन पर था CH2O, ये यहाँ पे OPO3 2 नेगेटिव था, CH2O PO3 2 नेगेटिव, यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं आई, तो CH2O PO3 2 नेगेटिव, ये तो हो गया। उसके बाद चेंजिंग कहाँ पे आई थी, यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं आई थी, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इन दो कार्बन पे बहुत सारा काम हुआ है। अब पहले इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन के साथ क्या हुआ, इस कार्बन के साथ ये O नेगेटिव था, यहाँ पे क्या था हमारे पास, O नेगेटिव था। O नेगेटिव करने के बाद क्या होगा, हमारे पास ये O नेगेटिव था, उसके बाद ये वाला जो कार्बन है उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया था, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन पे भी एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। अब अगर देखा जाए तो इस OH का ये वाला H कहाँ शिफ्ट हुआ था, इस पे, तो ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, क्या बन जाएगा, O। तो अब अगर यहाँ पे गौर से देखो तो जो CO2 है वो कहाँ आ गया, वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फिक्स हो गया। लेकिन ये जो अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बन रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये मॉलिक्यूल जो ये स्टेबल नहीं होता, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है और अचानक से ही ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, उधर देखो किस चीज में कन्वर्ट होगा, भी इस चीज को देखो। हमारे पास ये बन गया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O भी बन गया। अब होगा क्या, अब हमारे पास क्या होगा कि क्योंकि ये स्ट्रोमा में हो रहा है, वहां पे अवेलेबल है वाटर, तो वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से क्या होगा, मैं इसको इस तरफ ला रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसको वाटर अवेलेबल हो गया। क्या अवेलेबल हो गया, वाटर। तो वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से देखो ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये बड़ा अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है कि ये और ये इन दोनों के आपस में लगती नहीं, ना लगने की वजह से क्या है कि हमारे पास ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा वापस ऑक्सीजन के पास, इसके पास दोबारा क्या जगह बच गई, तो ये बॉन्ड जो है इसका ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, मतलब ये H2O है ना, ये हमारे पास आयंस में कन्वर्ट रहता है, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस फॉर्म में ये रहता है। तो इसका जो OH नेगेटिव हो वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ बनाएगा बॉन्ड, जो आवाज नहीं आ रही, किसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा। तो इसके साथ बॉन्ड बनाने की वजह से ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाने से क्या किस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, 1 2 3 4 5 CH2O PO3 2 नेगेटिव, उसके बाद CO2 नेगेटिव, इसको मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ, ये OH, उसके बाद ये O नेगेटिव, ये OH, सही हो गया, और हमारे पास ये OH और ये H और ये CH2O PO3 2 नेगेटिव। तो ये भी एक इंटरमीडिएट बन गया, ये भी क्या 6 कार्बन वाला एक इंटरमीडिएट बन गया, लेकिन ये भी स्टेबल नहीं। लेकिन
ये भी स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल? यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी की वजह से ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो अब क्या होगा कि अब हमारे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। तो इस टूटने की वजह से देखो अब दो तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे। बॉन्ड यहाँ से अब टूट चुका है, बॉन्ड यहाँ से टूट चुका है। तो इस टूटने की वजह से देखो क्या बनेगा, इस चीज को मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस चीज को यहाँ पे बना रहा हूँ, और से देखना ये टूटने की वजह से क्या बना, बल्कि थोड़ा इधर बना देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब ये मैं समझ आ गई। ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, यहाँ से तो 3 कार्बन अलग हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। इसके साथ CO2 नेगेटिव था, इसके साथ एक OH था, बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे इसके पास अभी वैकेंसी बच गई और ऊपर हमारे पास CH2O PO3 2 नेगेटिव था, ठीक है। एक ये बन गया, एक हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, 1 2 3 कार्बन वाला, 1 2 3। निचले वाले तो ऐसे ही थे, OH H CH2O PO3 2 नेगेटिव। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला डबल बॉन्ड O और इनके साथ OH, ऐसा ही है। अब ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों को सेम होने के लिए क्या होगा, ये जो H है वो टूट जाएगा यहाँ से और वो चला जाएगा इसके पास, इस वाले कार्बन के पास। इस वाले कार्बन के पास जाने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और अब इसको देखता है, जब यहाँ पे H पॉजिटिव शिफ्ट हो गया तो इसका क्या बन गया, 1 2 3। पहला कार्बन ये था, पहला कार्बन क्या है, एक कार्बन ये था PO3 2 नेगेटिव वाला, दूसरा कार्बन ये हो गया जिसपे एक साइड पे था OH, ठीक है, और एक साइड पे यहाँ से H शिफ्ट हो गया था वहां पे, ये आ गया। इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, क्या हो गया हमारे पास, ये वाली चीज बन गई। अब जरा और से देखो, ये चीज और ये चीज सेम सेम ही है। ये क्या है, ये चीज भी 3 कार्बन वाली है, ये चीज भी कितने कार्बन वाली है, 3 कार्बन वाली, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, 3 कार्बन वाला है, कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है। और इस पे हमारे पास ये वाला ग्रुप अटैच है। अब ये वाला कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O OH, ये कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अगर H रिमूव कर दे तो ये ग्लिसरेट वाला हो जाएगा, 8 वाला ग्रुप हो जाएगा। एसिड से अगर H रिमूव हो जाए तो O नेगेटिव आ जाता है, ये वो वाला ग्रुप है। फिर इसका ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इसी तरह ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन वाला हो गया। एक उस पे फास्फेट का ग्रुप अटैच है, वो भी कार्बन नंबर 3 पे, तो इसका नाम क्या होगा, 3 फास्फो। अब 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड क्या होता है, ग्लाइसरोल से हमने स्टार्ट किया था, क्या लाया था, ग्लाइसर से स्टार्ट किया था, ग्लाइसरिक एसिड, ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरोल, उसके बाद ग्लाइसरोल। तो ये सारी चीजें 3 कार्बन वाला ग्लाइसर से है, तो इसकी वजह से 3 फास्फो ग्लाइस। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ग्लाइसरेट क्या होगा हमारे पास, ये क्या बना, 3 फास्फो ग्लाइसरेट। ये क्या बना, ये भी हमारे पास 3 फास्फो ग्लाइसरेट, जो कि फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है, फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, सही हो गया। तो एक ये हमारे पास बन गया, एक हमारे पास ये 3 फास्फो ग्लाइसरेट बन गया, ये भी स्टेबल है, वो भी स्टेबल है। तो शुरू क्या से किया था, एक मॉलिक्यूल आया था रेगुलोज बिस्फास्फेट का, एक मॉलिक्यूल आया था CO2, उसकी वजह से, रुबिस्को की वजह से इन दोनों में हो गई फिक्सेशन, और फिक्सेशन की वजह से जब ये एक CO2 और एक हमारे पास 5 कार्बन वाला रेगुलोज बिस्फास्फेट मिले तो उनसे बन गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, 3 फास्फो ग्लाइसरेट। 2 मॉलिक्यूल्स किसके बन गए, 3 फास्फो ग्लाइसरेट के, किस चीज के, 3 फास्फोग्लाइसरेट के। ये सारा जो मैंने तुम लोगों को समझाने की गरज किया वो इसी वजह से किया था कि ये 3 फास्फोग्लाइसरेट कैसे बन गए। तो ये ऐसे बन जाते हैं जब हमारे पास एक RUBP यहाँ से हमने स्टार्ट लिया और एक CO2 मिलते हैं तो उनसे 2 स्टेबल हमारे पास क्या बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 कार्बन वाले 2 स्टेबल 3 फास्फोग्लाइसरेट बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं CO2 फिक्सेशन, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो CO2 है वो फिक्स हो गई है, वो इसके अंदर आ गई है। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए 3 फास्फोग्लाइसरेट वाले, ठीक है, समझ आ गई। ये हो गया हमारे पास CO2 फिक्सेशन, ये क्या हो गया हमारे पास CO2 फिक्सेशन, फर्स्ट स्टेज हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे।
किस स्टेज पे? नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज क्या है देखो जरा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको समझाने की खातिर मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया। कॉलेज लेवल पे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता हो कि ये काम हो कैसे रहा है, क्योंकि जब ये पता है तो फिर RUBP और CO2 ने दो जो मॉलिक्यूल बनाए 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, कैसे बनाए, क्या नाम था, याद करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर स्ट्रक्चर याद कर लिए तो फिर रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए बायो में जितना आगे चलते चले जाते हो रट्टा खत्म होता चला जाता है और कॉन्सेप्ट जो है वो खुलते चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास पहला जो स्टेप है वो हो गया, और वो क्या था? CO2 की फिक्सेशन। वो क्या थी हमारे पास? CO2 की फिक्सेशन। अब दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम हमारे पास होगा रिडक्शन। दूसरा स्टेज क्या है हमारे पास? रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन किस चीज की? इस चीज की। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, अब इस प्रोडक्ट की होगी रिडक्शन। क्या होगी? रिडक्शन। तो अब याद रखो, बाकी इस रिडक्शन को भी कर ले तो उसके बाद फिर उस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। पहले हम स्टार्ट लेंगे फॉस्फोग्लिसरेट से। कौन से? फॉस्फोग्लिसरेट से। और वो भी कौन सा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो 1 2 3। ठीक है। और यहाँ पर क्या था हमारे पास? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर ये OH, ये H, और ये CH2O PO3 2 नेगेटिव। ऐसा ही है। ये क्या है हमारे पास? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो रिडक्शन में जो ऐसा रिएक्टेंट काम करेगा वो हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट। रिडक्शन वाला इससे आगे होने वाला है। ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो कि CO2 फिक्सेशन के दौरान बन गया था। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है उसके साथ रिएक्ट करेगा ATP। क्या रिएक्ट करेगा? ATP रिएक्ट करेगा। और उस रिएक्शन की वजह से क्या है कि जो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, और जो फास्फेट है वो अपना वो ट्रांसफर कर देगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट को। किसको? 3-फॉस्फोग्लिसरेट को। मतलब एक जो फास्फेट का ग्रुप ATP है वो ट्रांसफर कर देगा किसको? 3-फॉस्फोग्लिसरेट को। तो उसके ट्रांसफर होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा C, ये डबल बॉन्ड O, और ये OH, ये H, ये CH2O PO3 2 नेगेटिव, और यहां पर भी O, और उसके साथ अब एक और जो फास्फेट का ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। मतलब इसकी जगह वो एक और फास्फेट का ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। किसने अटैच करवाया? ATP ने। ये ATP कहां से आई? ये ATP आई लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से। तो वो ATP कहां आगे यूज हुई? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में, केल्विन साइकिल में। तो वो वाली ATP जो है वो दोबारा से ADP में कन्वर्ट हो गई। किसमें? ADP में। और उसने एक फास्फेट का जो ग्रुप है वो ट्रांसफर कर दिया फॉस्फोग्लिसरेट को। फॉस्फोग्लिसरेट को ट्रांसफर करने के बाद ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? अब देखो ये वही 3 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला। तो ये तो है ग्लिसरेट। क्या है? तो ये ग्लिसरेट। और 2 नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्जेस है, तो ये तो ग्लिसरेट है, 3 कार्बन वाला है। लेकिन अब फॉस्फेट का कहां ग्रुप अटैच है? कार्बन नंबर 3 पे भी अटैच है और कार्बन नंबर 1 पे भी अटैच है। तो इसका नाम क्या होगा? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कैसे बना? ATP ने अपना एक फास्फेट का ग्रुप जो है वो ट्रांसफर कर दिया किसको? 3-फॉस्फोग्लिसरेट को। खुद ADP में कन्वर्ट हो गया और उसको क्या बना दिया? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। उसको क्या बना दिया? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये वाला, ये जो हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट है वो ड्यू टू ATP कन्वर्ट हो गई ADP में। उसने अपना फास्फेट ग्रुप दे दिया इसको, और ये बन गया हमारे पास 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। समझ आ गई? ठीक है। ये भी 3 कार्बन वाला है। ATP की वजह से 3-फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो गया? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। अब क्या होगा इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के साथ? इसके साथ रिएक्ट करेगा NADPH। क्या रिएक्ट करेगा? NADPH। अब NADPH क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा कि ये इसको रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। मतलब ये अपना जो हाइड्रोजन है वो अब देने वाला है इस मॉलिक्यूल को। कैसे देगा? हमारे पास ये NADPH जो है वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ NADP+
और जो हमारे पास जितने भी हाइड्राइड आयन होते हैं वो देगा इसको। कैसे देगा? हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 में, CH2O PO3 2 नेगेटिव, ये OH, ये H, ये डबल बॉन्ड O, और इस पूरे ग्रुप को कर देगा रिलीज। रिडक्शन में यही होगा कि ये पूरा ग्रुप जो है ऑक्सीजन के समेत ये निकल जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा हाइड्रोजन। इसकी जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। ये काम कौन कर रहा है? NADPH कर रहा है। कौन कर रहा है? NADPH कर रहा है। ठीक है, तो उस NADPH की वजह से ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है वो रिड्यूस हो गया इनटू व्हाट? इनटू दिस स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर का देखो नाम क्या बनेगा? ये कौन सा ग्रुप हुआ? एल्डिहाइड का ग्रुप हुआ ना। C डबल बॉन्ड O H वाला जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया। तो मतलब ग्लिसरिक जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड में, किसके थ्रू? NADPH के थ्रू। रिडक्शन हो गई इसकी। तो ये एक एल्डिहाइड का ग्रुप है और वो भी कितने कार्बन? अभी भी 3 ही है। कितने हैं? 3 ही है। लेकिन कार्बन नंबर 3 पे क्या है? हमारे पास फॉस्फेट का ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम क्या होगा? अभी भी 3 ही है तो ग्लेसर है, लेकिन एल्डिहाइड का ग्रुप आ गया तो हमारे पास ये ग्लेसर एल्डिहाइड, और 3 पे हमारे पास क्या है? फॉस्फेट है। तीसरे पे हमारे पास क्या है? फॉस्फेट। इसको इन शॉर्ट क्या लिखेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, G3P। ठीक है, तो ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया? वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, जिसको इन शॉर्ट हम G3P बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो गया और किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ? NADPH जो है वो रिड्यूस हुआ NADP प्लस में। ठीक है, और उसने रिड्यूस कर दिया इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। किसको रिड्यूस कर दिया? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। यहाँ पे आके हमारे पास रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। 2 स्टेजेस हमने केल्विन साइकिल के कंप्लीट कर लिए, SCO2 फिक्सेशन भी और रिडक्शन भी। ठीक है, कैसे हुई वो सारी चीजें हमें समझ आ गई। ठीक है, NADPH कहाँ यूज हुआ और ATP कहाँ यूज हुआ, ये सारी चीजें हमें समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है कि एक पूरे केल्विन साइकिल को क्या कह रहा हूं मैं, कि एक पूरे केल्विन साइकिल को कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट 3 RUBP और 3 CO2 की जरूरत है। कितने RUBP और CO2 की जरूरत है? 3 हमारे पास होंगे ये वाले और 3 हमारे पास होंगे CO2। ठीक है, 3 ये वाले और 3 ये वाले। तो इनसे हमारे पास ये कितने बनेंगे? 3 फॉस्फोग्लिसरेट कितने बनेंगे ये बताओ? जब ये एक और ये एक था तो ये हमारे पास कितने बन रहे थे? 2। मतलब जब एक RUBP था और एक CO2 था तो उससे कितने हमारे पास ये बन रहे थे फॉस्फोग्लिसरेट? PGA कितने बन रहे थे हमारे पास? कितने? 2। कितने बन रहे थे? 2 PG बन रहे थे। फॉस्फोग्लिसरेट कितने बन रहे थे? 2। जब एक RUBP और एक CO2 था। अब अगर RUBP 3 हूं, RUBP कितने हूं? 3, और 3 ही हमारे पास CO2 हूं, तो ये क्या कितने बनेंगे हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट? डबल बनेंगे ना। अगर 3 एक ये था तो 2 ये थे, अगर 2 ये होंगे तो 4 ये होंगे, अगर 3 ये होंगे तो 6 ये होंगे, सेम रेशो से चलेंगे। तो ये हमारे पास अगर 3 RUBP और 3 CO2 है तो उससे हमारे पास बनेंगे 6 फॉस्फोग्लिसरेट। कितने बनेंगे? 6 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे? 6 फॉस्फोग्लिसरेट। एक पूरे केल्विन साइकिल की बात कर रहा हूँ। एक पूरे केल्विन साइकिल के लिए 3 RUBP और 3 CO2 यूज होते हैं इनिशियली। उनके इनिशियल यूज होने की वजह से क्या है कि टोटल हमारे पास ये फॉस्फोग्लिसरेट कितने बने? 6 बने। कितने बने? 6 बने। अब एक फॉस्फोग्लिसरेट को एक 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए कितने ATP यूज हुए? एक हमारे पास क्या था? 3 फॉस्फोग्लिसरेट था। 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए कितने ATP यूज हुए थे? एक ATP यूज हुआ था। कितने ATP यूज हुए थे? एक ATP यूज हुआ था ना। तो अगर 6 ऐसे हमारे पास हों, 6 3 फॉस्फोग्लिसरेट हों, तो ATP कितने यूज होंगे? 6। कितने यूज होंगे? अगर एक है तो उसके लिए एक ATP यूज हो रहा है, तो अगर 6 होंगे तो उसके लिए ATP भी कितने यूज होंगे? 6। कितने यूज होंगे? 6 ATP यूज होंगे। इसी तरीके से यहाँ हमें हमारे पास कितने बनेंगे फॉस्फोग्लिसरेट?
6 बनेंगे। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो उनमें से एक बिस फास्फोग्लिसरेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए कितने NADPH यूज हुए? 1। तो 6 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए कितने NADPH यूज होंगे? 6 यूज होंगे। कितने यूज होंगे? 6 यूज होंगे। और ये भी हमारे पास कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। तो इन 6 में से ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, 6 जो इसके मॉलिक्यूल्स बने, उन 6 में से सिर्फ एक हमारे पास जो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ओनली वन फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर G3P इज मूव्ड into cytoplasm for carbohydrate formation. इन 6 में से हमारे पास जो 6 में से जो एक हमारे पास G3P होगा, या इसको PGAL भी बोलते हैं, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट भी बोलते हैं, इसको 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोलते हैं, जिस तरह के नाम से 6 उसके टोटल मॉलिक्यूल बने। ये चीज समझो, उनमें से सिर्फ एक जो है वो आगे साइटोप्लाज्म में मूव करेगा और वहां पे उससे कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। बाकी जो 5 हैं वो क्यों नहीं मूव कर रहे? क्योंकि अगर उन्होंने मूव कर लिया तो दोबारा से ये साइकिल पूरा नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही बार होगा। क्योंकि अभी वो RUBP जो हमने शुरू में यूज किया था, उसको दोबारा बनाना भी तो है ना। उस RUBP को दोबारा बनाना है कि नहीं? वो दोबारा बनेगी तो दोबारा ये साइकिल चलेगा, दोबारा ये काम होंगे। तो की वजह से ये जो 6 हमारे पास G3P थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, उनमें से सिर्फ एक जो है वो जाएगा आगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन में या फिर सुक्रोज की फॉर्मेशन में। जो बाकी 5 हैं वो यूज होंगे रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। CO2 एक्सेप्टर कौन सा है? जो RUBP है, इसी को हमारे पास CO2 एक्सेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CO2 एक्सेप्टर भी इसी को बोलते हैं। तो जो 6 हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है, उसमें से 5 अब यूज होंगे दोबारा से RUBP को रीजनरेट करने के लिए। रीजनरेट क्यों किया करेंगे? ताकि दोबारा से RUBP जो है वो अवेलेबल हो, दोबारा से वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सके और दोबारा से ये साइकिल चल सके। तो यहाँ पे जो 5 हमारे पास G3P थे, उन्होंने अब दोबारा से बनाना है ये वाली चीज, 3 5 कार्बन वाले RUBP ये बनाने दोबारा से। कैसे बनेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये जो 5 मॉलिक्यूल है दोबारा से 3 RUBP में कैसे आते हैं? बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसी रिएक्शन के दौरान 3 कार्बन वाला भी बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी के रिएक्शन के दौरान 4 कार्बन वाला भी बनेगा एरिथ्रोज। इसी रिएक्शन के दौरान 5 कार्बन वाला भी बनेगा ज़ैलुलोज। इसी रिएक्शन के दौरान 6 कार्बन वाला भी बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। इसी रिएक्शन के दौरान बनेगा 7 कार्बन वाला हेप्टुलोज, सीडो हेप्टुलोज। तो वो सब कुछ यहाँ पे बन रहा होता है, वो आप लोगों के लेवल पे नहीं है। वो इन सारी चीजों से मिल मिला के दोबारा से उसको बनाते हैं हमारे पास RUBP। क्या बनाते हैं? RUBP। क्यों बनाते हैं हमारे पास? इधर देखो, राइबोलोज बिस फास्फेट कितने कार्बन वाला है? 5 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला है? 5 कार्बन वाला है। जो सब कुछ हुआ इसमें ये देखो, फास्फोग्लिसरेट हो गया, बिस फास्फोग्लिसरेट हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हो गया। ये सारे कितने कार्बन वाले? 3 कार्बन वाले। कितने कार्बन वाले? 3 कार्बन वाले। तो इन 3 कार्बन से दोबारा से 5 कार्बन वाले कंपाउंड बनाना है। तो अब 3 कार्बन वाले कितने हैं? 5। 3 कार्बन वाले कितने हैं? 5। तो इससे बनना है हमारे पास 5 कार्बन वाले। अब 5 कार्बन वाले कितने बनेंगे? जब 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बनेंगे ना, तब जाके कार्बन का नंबर सेम हो जाएगा, 15 और 15। यहाँ पर भी 15 कार्बन और यहाँ पर भी 15 कार्बन। ये तब ही हो सकते हैं जब 5 मॉलिक्यूल ये वाले हों, तब जाके हमारे पास 3 कार्बन, जो 3 मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन वाले बन सकते हैं। और ये 5 कार्बन वाले बनेगा ही तब ही तो जाके वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, और 3 मॉलिक्यूल बनेंगे तब ही तो जाके अगले जो साइकिल है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारे पास 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल से वो बनेंगे अब 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, कैसे होंगे इन शॉर्ट में बता देता हूं। बुक में इसको सिर्फ ये बताया गया कि रीजनरेट होगा CO2 एक्सेप्टर और एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन है, बस यहाँ पे आके उन्होंने ऐड कर दिया। कैसे होगा, बिलफर्ज हमारे पास C3 कितने हैं, 5 है ना, 5 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, C3 के, 6 टोटल बने थे। एक C3 जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में गया, जो बाकी 5 है वो रीजनरेशन में यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, टोटल हमारे पास कितने C3 है, 5। तो उन 5 में से मैं बिलफर्ज इसको ड्रा यहाँ बता देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 C3 है, उनमें से पहले 2 मिलते हैं आपस में, C3 प्लस C3, पहले 2 आपस में मिले तो इनके मिलने की वजह से बनेगा C6, 6 कार्बन वाला कोई कंपाउंड बनेगा ना, 3 कार्बन वाला ये, 3 कार्बन वाला ये, उससे क्या बनेगा, 6 कार्बन वाला कोई कंपाउंड। बिलफर्ज हमारे पास फ्रुक्टोज बन गया, जो भी बन गया। अब क्या होगा, ये जो तीसरा कार्बन है वो आएगा और वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। इसकी रिएक्शन की वजह से आप 2 तरह के बनेंगे, एक हमारे पास बनेगा C5 और एक हमारे पास बनेगा C4, मतलब एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा और एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। समझ आ गई, कितने यूज हुए, 1 2 3 यूज हो गए। फिर ये वाला कार्बन जो है वो आएगा C3 प्लस इस C4 के साथ रिएक्ट करेगा, 5 कार्बन वाला अब बन गया हमारे पास, हमें तो चाहिए भी यही ना, 5 कार्बन वाले तो चाहिए हमारे, तो एक तो हमारे पास बन गया, 2 मजीद बनाने, तो ये C4 और ये वाला C3 ये रिएक्ट करेंगे तो इससे बन जाएगा C7, क्या बन जाएगा, हेप्टुलोज, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 7 कार्बन वाले कंपाउंड भी बनते, तो वो हेप्टुलोज बन गया, C7 बन गया। तो अब ये C7 जो है वो इस आखिरी वाले C3 के साथ रिएक्ट करेगा, C3 प्लस C7 गोज टू फॉर्म। अब ये देखो टोटल 10 कार्बन हो गए, तो एक 5 कार्बन वाला और दूसरा 5 कार्बन वाला बन गया। तो अब यहाँ पे टोटल देखो सब कुछ, ये सारे यूज भी हो गए, ये भी सारे यूज हो गए, ये भी सारे यूज हो गए, ये भी यूज हो गया, रह क्या गया, रह क्या गया। अगर इसको मैं मैथमेटिकली भी देखूं तो इस साइड पे C3 है, इस साइड पे C3 है, उस साइड पे कोई C3 नहीं है तो नहीं कटेगा, इस साइड पे C3 है, इस साइड पे C6 है, यहाँ पर भी C6 है, ये दोनों कट गए मतलब यूज हो गए। उसके बाद ये C3 है, ये C4 है और ये भी C4 है, ये दोनों भी कट गए। फिर यहाँ पे C7 है, यहाँ पे भी C7 है, ये दोनों कट गए। तो यहाँ से क्या रह गया, C3 प्लस C3 प्लस C3 प्लस C3 प्लस C3, और ये इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया C5 प्लस C5 प्लस C5, ठीक है। तो 5 मॉलिक्यूल थे 3-3 कार्बन वाले, अब समझ आई, 5 मॉलिक्यूल थे 3-3 कार्बन वाले, उन्होंने 3 मॉलिक्यूल बना दिए 5-5 कार्बन वाले। समझ आ गई कि ये काम कैसे हो गया, ये काम हो गया। ये हमारे पास क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये जो 5 कार्बन वाला बनेगा इसका नाम होगा राइबुलोज, इसका नाम क्या होगा, राइबुलोज 5 फास्फेट, राइबुलोज 5 फास्फेट। याद रखना, ये जो 5 कार्बन वाला बन गया ना, ये डायरेक्ट RUBP नहीं बनेगा, ये पहले बनेगा राइबुलोज 5 फास्फेट। अब ये जो राइबुलोज 5 फास्फेट है इसका स्ट्रक्चर क्या था, ये 1 2 3 4 5 6 राइबुलोज है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमारे पास हो गया OH, ये हो गया OH, ये हमारे पास CH2 5 फास्फेट, तो मतलब यहाँ पे PO3 2 नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास CH2OH होगा, ठीक है। ये क्या है, राइबुलोज 5 फास्फेट है। अब इस 5 फास्फेट को बिस फास्फेट में कन्वर्ट करना है। बिस फास्फेट मैंने क्या कहा था, 1,5, मतलब 5 पे तो ऑलरेडी है, इस पे भी क्या चाहिए हमारे पास, फास्फेट चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से वही एक ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और फास्फेट अपना इसको पकड़ा देगा। इसको पकड़ाने के बाद इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 4 5, ये डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, यार एक तो ये H ड्रा कर लिया करो, CH2O, PO3 2 नेगेटिव, यहाँ पर भी CH2, इस OH की जगह क्या आया, O, PO3 2 नेगेटिव, ये H, ये H। अब देखो दोबारा से हमारे पास क्या बन गया, RU राइबुलोज बिस फास्फेट, एक फास्फेट यहाँ आ गया, एक फास्फेट यहाँ आ गया। तो एक जो C5 है उसको दोबारा से RUBP में कन्वर्ट करने के लिए एक ATP की जरूरत पड़ी, तो एक RUBP रीजनरेट हुआ। अब 3 RUBP रीजनरेट होंगे तो कितने ATP चाहिए होंगे, 3 ही चाहिए होंगे ना। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको दोबारा से 3 ATP यूज करने होंगे, 3 ADP बनेंगे और ये वाली चीज
रीजनरेट हो गई। अब दोबारा से हमने स्टार्ट यहीं से लिया था ना, CO2 एक्सेप्टर यही था ना, यही तो RUBP था, यही तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट था। स्टार्ट भी हमने यही से लिया, आखिरी कंपाउंड भी यही बन गया। तो इट्स मीन कि ये एक साइकिल है जो कि कंप्लीट हो गया। इस पूरे साइकिल को बोलते हैं केल्विन साइकिल। इस पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। समझ आ गई? यहाँ पे आके हमारे पास तीसरा स्टेज जो है, जो कि रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर है, वो भी कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी बहुत करते हैं इसके एनालिसिस। थक गया हूं इसके, क्या करते हैं थोड़ी बहुत एनालिसिस। बाकी बहुत सारी चीजें जो है, अब इसको दोबारा बुक से पढ़ो। यहाँ से समझने की खातिर जो है मैं बड़ा इसको डीप में बताता हूँ। वहां पे इतना डीप में लिखा नहीं है तो सही समझ भी नहीं आती, लेकिन याद आप लोगों ने वही रखना है। अब उस जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो जो लाइनें हैं बुक में, वो बड़ी इजी लगती है इसके देखने के बाद। तो अब देखो राइबोलोज जो है, ये चीजें तो समझ आ गई ना कि 5 कार्बन वाला था राइबोलोज, 1 कार्बन वाला था CO2। उन्होंने आगे इंटरमीडिएट कोई 6 कार्बन वाले बने, लेकिन वो क्या थे हमारे पास, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थे, अनस्टेबल थे। तो उन्होंने 2 फास्फोग्लिसरेट बना दिए। क्या बना दिए? 2। अब शुरू में 3 हमने RUBP लिए थे, 3 CO2 लिए थे, तो हमारे पास 6 फास्फोग्लिसरेट बन गए। वो जो 6 फास्फोग्लिसरेट है, उनकी फिर से फास्फोराइलेशन हो गई, फास्फोरिलेटिंग शुगर बने, और ये जो 6 ATP है वो 6 ADP में कन्वर्ट हो गए, और ये वाला स्ट्रक्चर बन गए बिस फास्फोग्लिसरेट। फिर उनकी हो गई रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ NADPH, तो उनसे बन गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। उसके 6 मॉलिक्यूल बने। 6 में से एक मॉलिक्यूल ने आगे कार्बोहाइड्रेट बनाना है, जो बाकी 5 है उन्होंने दोबारा से RUBP को रीजनरेट करना है। एनर्जी कहाँ कहाँ लगी? एनर्जी हमारे पास लगी 6 ATP के फॉर्म में, 6 NADPH की फॉर्म में, और 3 ATP के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लगी, एक हमारे पास रिडक्शन में लगी और एक हमारे पास रीजनरेशन में लगी। तो कार्बन फिक्सेशन में कोई एनर्जी नजर आ रही है कि जो लाइट डिपेंडेंट वाली एनर्जी यहाँ पे यूज हुई? नहीं ना। तो ये MCQ याद रखो। CO2 फिक्सेशन में कोई एनर्जी यूज नहीं थी हो रही। एनर्जी कहाँ यूज हो रही थी? रिडक्शन के प्रोसेस में। कहाँ ATP कहाँ यूज हुए? अगर ये क्वेश्चन आए कि वेयर ATP आर यूज्ड इन द केल्विन साइकिल, तो 2 स्टेजेस पे ATP यूज हुए। एक हमारे पास जब 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा था 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में, वहां पे ATP यूज हुए। एक हमारे पास जब रीजनरेशन हो रही थी CO2 एक्सेप्टर की, तो वहां पे ATP यूज हुए। और अगर टू द पॉइंट बताना चाहते हो, तो जब हमारे पास RU5P राइबोलोज 5 फास्फेट बना था, तो उसको दोबारा से बिस फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए ATP की जरूरत पड़ी थी। ये बात भी हो गई कि एनर्जी की जो है वो कहाँ पे रिक्वायर हुई। उसके बाद रिडक्शन, केल्विन साइकिल में रिडक्शन कहाँ पे हुई? रिडक्शन हुई हमारे पास, रिडक्शन ये तो यहीं से पता चल जाता है कि रिडक्शन वाले स्टेज पे होगी। लेकिन कौन रिडक्शन करवाएगा? NADPH। किसकी करवाएगा? बिस फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ये चीज ये MCQs के वाले से, ईटा के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज भी समझ आ गई कि ये कहाँ पे होता है। अब उस 6 में से सिर्फ एक जो C3 वाला है वो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में। किसमें? फॉर्मेशन में। अब मैं यहाँ पे देखता हूं, जब हमारे पास 3 RUBP और 3 CO2 हैं, वो मिले आपस में, तो उनके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी? इन दोनों को क्या करना होता है? पूरा केल्विन साइकिल चलाना होता है। तो अगर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, MCQ इस फॉर्म में भी आ सकता है कि हमारे पास एक केल्विन साइकिल के लिए कितनी एनर्जी या कितने ATP दरकार है या कितने NADPH दरकार है, तो वो क्वेश्चन कि कितने ATP रिक्वायर है। तो अब देखो, एक केल्विन साइकिल के लिए हमारे पास 6 ATP ये और 3 ATP ये, तो हमारे पास उसके लिए कितने ATP चाहिए होते हैं? 9 ATP। और NADPH कितने चाहिए होते हैं? 6। तो ये जब मिलते हैं तब जाके हमारे पास नेट गेन किस चीज का होता है? नेट गेन होता है ओनली 1 G3P, ओनली 1 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है। हमारे पास ओनली 1 PGAL, ये भी लिख सकते हो 1 G3P, ये भी लिख सकते हो 1 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, वो भी लिख सकते हो। तीनों का मतलब सेम है। तो 9 ATP और 6 NADPH यूज हुए एक PGAL को क्या करने के लिए? बनाने के लिए। अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला। हम जो एक केल्विन साइकिल में बना रहे हैं, जो हमारे पास नेट प्रोडक्ट आ रहा है वो C3 आ रहा है, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट आ रहा है। तो
इसको डबल होना पड़ेगा ना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल तो रिलीज हो, क्या हो, 2 मॉलिक्यूल तो रिलीज होने चाहिए, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन केल्विन साइकिल एट अ टाइम 2 मॉलिक्यूल रिलीज नहीं कर सकता। अगर वो 2 करेगा तो यहाँ पे 4 रह जाएंगे, तो 4 से दोबारा 3 आरयूबीपी बनना मुश्किल है, तो वो एक ही कर सकता है। तो अगर कोई पूछे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए केल्विन साइकिल को कितनी बार घूमना पड़ेगा, 2 बार। एक बार घूमेगा तो एक हमारे पास G3P आएगा, दूसरी बार घूमेगा तो दूसरा G3P आएगा, ठीक है। जब 2 G3P आएंगे तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 केल्विन साइकिल चलेंगे या 2 केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड होंगे। एक तो इस फॉर्म से आ गया। दूसरे फॉर्म से देखते हैं कि एक केल्विन साइकिल के लिए हमारे पास 9 एटीपी और 6 NADPH दरकार है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए फोटोसिंथेसिस में या डार्क रिएक्शंस में कितने एटीपी चाहिए या कितने NADPH चाहिए, एक ग्लूकोज, एक बात याद रखना, नॉट 1 PJAL, नॉट 1 G3P, एक G3P की नहीं, एक ग्लूकोज की। हमने कहा था एक ग्लूकोज के लिए 2 G3P चाहिए, तो अगर एक G3P के लिए 9 ATP और 6 NADPH चाहिए, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए होंगे, इसके डबल चाहिए होंगे ना, क्योंकि एक ग्लूकोज को ये 2 चाहिए होते हैं, तो हमारे पास एनर्जी भी उसकी डबल चाहिए होती है। तो उसको फिर 18 ATP और 12 NADPH चाहिए होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मानता ही नहीं हो कि एमडी कैट के किसी साल में या ईटा के किसी साल में या नीट के किसी साल में एटीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना है। ये एटीपी कितने होते हैं, कहाँ कितने यूज हो रहे हैं, कहाँ कितने बन रहे हैं, मानता नहीं हो कि किसी साल इसमें से क्वेश्चन ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 पीजीआर के लिए 9 एटीपी बुक में था। ये क्वेश्चन जब आता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने एटीपी चाहिए, तो बच्चे कहते हैं ये तो बुक में था ही नहीं, कहां से क्वेश्चन आ गया। बुक में ही था, लेकिन तुम लोगों ने गौर से पढ़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 पीजीआर C3 है, क्या है, C3 है। C3 के लिए इतने चाहिए होते हैं, तो C6 क्या है, उसका डबल है। डबल के लिए कितने चाहिए होंगे, 18 ATP, 12 जो हमारे पास है NADPH। इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के दौरान कितने जो एटीपी है वो यूज हुए थे रिडक्शन में, कितने एटीपी यूज हुए थे रिडक्शन में। अब यहाँ पे वो ये नहीं पूछ रहा कि ओवरऑल कितने एटीपी यूज हुए थे, वो ये पूछ रहा है कि कितने एटीपी यूज हुए रिडक्शन में, मतलब इस स्टेप में कितने एटीपी यूज हुए। ये ऑप्शन भी दिया होगा, ये ऑप्शन भी दिया होगा, और एक हमारे पास ऑप्शन ये भी दिया होगा। तो बच्चे क्या कहेंगे, यार ये भी हमने कहीं देखा, ये भी हमने कहीं देखा, तो इस तरह का कि ग्लूकोज का नाम आ गया तो चलो इसको टिक कर लेते हैं, फिर ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अब वो ओवरऑल नहीं पूछ रहा कि केल्विन साइकिल में कितने एटीपी चाहिए होंगे, अब वो पूछ रहा है कि रिडक्शन के फेज में कितने एटीपी यूज होंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन के लिए। तो वहां पे एक G3P के लिए 6 ATP, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए कितने एटीपी चाहिए होंगे, 12 ATP। इसी तरीके से NADPH की बात हो रही है। इसी तरीके से ये भी पूछ सकते हैं रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के केस में कितने एटीपी चाहिए होंगे, तो वहां पे फिर 6 चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे, 6। तो ये चीजों को जो है ना वो जहन में रखो, और यहाँ पे आके हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो गई कंप्लीट। क्या हो गई, कंप्लीट। कंप्लीट तो हम कब से कर चुके, अभी तक तो हम जो उसके एनालिसिस कर रहे थे। पहला हमारे पास क्या था, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिसके प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH और CO2। दूसरा जो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस थे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस थे। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शंस, उसमें क्या था, उसमें हमारे पास CO2, ATP और NADPH, ये तीनों यूज हुए, और इन तीनों की यूज होने की वजह से हमें क्या मिला, नेट गेन ऑफ 1 G3P या नेट गेन ऑफ 1 ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये याद रखना, एक केल्विन साइकिल का यही रिजल्ट है, जिसने आगे जाके फिर कार्बोहाइड्रेट बनाने। अब वो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाना है, वो खुद में एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास हो रहा होता है सारा केल्विन साइकिल, वो स्ट्रोमा में हो रहा होता है। कहाँ हो रहा होता है, स्ट्रोमा में हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। जबकि जो हमारे पास ग्लूकोज बनेगा, ये जो हमारे पास सुक्रोज बनेगी, या जो हमारे पास सेलुलोज बनेगी, वो बनेगी कहाँ पे, कहाँ बनेगी, वो बनेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ पे बनेगी ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा। तो फिर ये G3P को निकलना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट से और जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म के पास, वो एक अलग से कहानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एक केल्विन साइकिल का जो नेट गेन प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 G3P या फिर 1 ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट या फिर 1 PGAL, ठीक है। ये उसका नेट गेन प्रोडक्ट है, बाकी सारा उसको रीजनरेशन में लगा देते हैं, ठीक है।
ये हो गई यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट। और फोटोसिंथेसिस में हमने क्या सीखा कि एक इस चीज की आप समझ आ गई ना कि जो CO2 है और H2O है वो मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट किस तरह भी बना लिखते हैं, ठीक है, सनलाइट, और साथ में हमारे पास क्लोरोफिल, और बन जाता है हमारे पास C6H12O6 प्लस 6H2O, H2O भी बनेगा और O2 भी बनेगा। ये H2O कहाँ बनता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान बनता है, बीच में यहीं पे हमारे पास H2O भी बनता है, ठीक है। यहीं पे जो रिडक्शन के दौरान H2O भी बन जाता है। कैसे बनता है? जब यहाँ पे वो मैंने बताया था ना कि पूरे का पूरा जो ऑक्सीजन समेत फास्फेट ग्रुप को निकाल देते हैं, तो उसमें से वो जो ऑक्सीजन है वो 2 प्रोटॉन के साथ मिलकर पानी बन जाता है। तो कितने कार्बन की मॉलिक्यूल ओवरऑल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए यूज होंगे, ये चीज याद रखो। 1 pGa के लिए हमारे पास 3 CO2 यूज हो रहे थे। कितने CO2 यूज हो रहे थे? 3। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए कितने यूज होंगे भाई? 6। अब तो इजी हो गया। इसी तरह H2O जो है हमारे पास वो कितने यूज होंगे? 12। कितने यूज होंगे? 12। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, 6 H2O रिलीज हो जाएंगे और 6 हमारे पास O2 बन जाएंगे। 6 हमारे पास क्या बन जाएंगे? O2। तो अगर इसके लिहाज से मैं केल्विन साइकिल वाले रिएक्शन देखूं तो CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस, बल्कि आप तो केल्विन साइकिल वाले रिएक्शन में H2 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का है। तो CO2 प्लस 6 ATP प्लस 6 ATP प्लस 3 ATP, या इसको मैं ओवरऑल लिख देता हूं तो 9 ATP लिख देता हूं। 9 ATP प्लस 6 NADPH और 3 CO2 थे। तो इनसे क्या बना हमारे पास? बाकी सारी चीजें यूज भी हो रहा है, रिसाइकल भी हो रही है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनसे हमारे पास क्या बना? इनसे हमारे पास एक बना G3P, एक हमारे पास क्या बना? G3P, और बस पारेट, ठीक है। तो इससे हमारे पास नेट गेन प्रोडक्ट कितना आया? G3P। ये सारा होने के बाद तो होप सो आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है फोटोसिंथेसिस को लेकर वो समझ आ गई होंगी। अगर आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो दोबारा से लेक्चर को देखो। जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक आगे नहीं बढ़ना। फोटोसिंथेसिस हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन स्टार्ट करें। फोटोसिंथेसिस में हमारा और कुछ भी नहीं, जितने कोई बन सकते थे कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो हमने सारे कर लिए। एक कॉन्सेप्ट अभी याद आया, चलो यह भी फायदा हो गया। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आम जो प्लांट्स हैं उसमें यही काम होता है। क्या होता है? केल्विन साइकिल होती है। केल्विन साइकिल होती है तो इस केल्विन साइकिल के दौरान जो पहला स्टेबल हमारे पास कंपाउंड है वो कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला। तो केल्विन साइकिल का एक दूसरा नाम भी है C3 पाथवे। दूसरा नाम क्या है इसका? C3 पाथवे। तो C3 पाथवे का मतलब क्या होगा कि वो वाला पाथवे जिसमें पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन वाला हो वो हमारे पास C3 पाथवे है। तो केल्विन साइकिल का दूसरा नाम क्या हुआ? C3 पाथवे। और ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ और सिर्फ C3 पाथवे है या सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल आकर होता है उसको बोलते हैं C3 प्लांट्स। उसको क्या बोलते हैं? C3 प्लांट्स, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें केल्विन साइकिल भी अपीयर होता है और साथ ही साथ में बाज दफा फोटो रिस्पायरेशन भी हो जाती है। क्या हो जाती है? फोटो रिस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सिलेट वाला जो साइकिल है वो अपीयर होता है, ग्लाइऑक्सिलेट वाला साइकिल। तो ग्लाइऑक्सिलेट वाला साइकिल है, ग्लाइऑक्सिलेट बेसिकली 4 कार्बन वाला वो फर्स्ट हमारे पास स्टेबल कंपाउंड होता है। तो उसकी वजह से उस पाथवे को C4 पाथवे बोलते हैं। और उन प्लांट्स को जिनमें केल्विन साइकिल के साथ साथ फोटो रिस्पायरेशन वाला फिनोमेना भी अकर होता है उसको बोलते हैं C4 प्लांट्स। उसको क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। C3 प्लांट्स में वन एंड ओनली केल्विन साइकिल अपीयर होता है और जबकि C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल भी अपीयर होता है और साथ में फोटो रिस्पायरेशन वाला जो प्रोसेस है वो भी होता है, ठीक है। दूसरा जिसका डिफरेंस है कि C3 में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो फास्फोग्लिसरेट बनता है। C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल जो हमारे पास कंपाउंड है वो ग्लाइऑक्सिलेट बनता है। ये हम फोटो रिस्पायरेशन के दौरान इसको पढ़ेंगे। तो ये कभी-कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। तो वो फिर ये वाली 2-3 जो डिफरेंसेस है वो बतानी है। एक इसकी एग्जांपल की डिफरेंस होगी, एक डेफिनेशन की डिफरेंस होगी, एक स्ट्रक्चर की डिफरेंस होगी, एक उसमें नंबर ऑफ कार्बन की डिफरेंस होगी। बंदा बहुत सारी बना सकता है, ठीक है। तो ये जो कांसेप्ट था वो भी साथ में याद आ गया। तो अब हमारे पास जो हमारे फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीटली हो गया, खत्म हो गया।
ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई है। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हो सके तो, और शेयर कर देना अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जिनको भी जानने वाले, ताकि उनको भी हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड या जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहुंच सके, वो भी इल्म से इस्तेफादा हासिल कर सके, इस्तेफादा कर सकें। सो तो मुझे इजाज़त दो तब तक, और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।